जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू रॉयल्स एजुकेशन। और आज हम जानेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो क्रिएट किया है मेगा सिंह राठौड़ ने। चलिए हम जानते हैं चैप्टर नंबर 2 की क्या है। इसका टाइटल है, हेडिंग है, वो है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कैसे अभी भी अर्लीस्ट पीपल मीन्स द पीपल हु केम फर्स्ट, जो सबसे पहले मतलब हमारे पूर्वज जो थे, जो इंडिया में रहते थे, उन लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पे अर्लीस्ट पीपल का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा हुआ कि यहाँ पे बात हो रही है प्रिमिटिव्स की, राइट। अब जब प्रिमिटिव की बात यहाँ पे हो रही है तो हम जानेंगे कि कैसे हम आज भी उनकी पगडंडियों पे हैं, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इसी के बारे में ये पूरा हमारा चैप्टर है, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। जानिए कि यहाँ पे तुसास ट्रेन जर्नी के बारे में दिया गया। तुसास ट्रेन जर्नी छोड़िए, आप मान लीजिए कि बैठे हैं ट्रेन में, यू आर गोइंग इन अ ट्रेन, यू आर विद योर फादर। अपने पिताजी से आप क्वेश्चन पूछते हैं कि पापा ट्रेन कितनी फास्ट जा रही है ना। तब आपके पिताजी आपको ये बात कहते हैं कि तुम्हें पता है ये ट्रेन जो अभी इतनी फास्ट जा रही है और हम जहाँ एक जगह से दूसरे जगह पे जाना चाहते हैं वहाँ पे कितनी जल्दी पहुँच जाएंगे। मैक्सिमम 24 आवर या 48 आवर्स से इंडिया में एक जगह से दूसरे जगह जाने का कोई भी इतना लंबा रास्ता नहीं है, मोर देन 48 आवर्स। लेकिन तुरंत ही आपके मन में ये विचार उठता है कि अगर हम 48 आवर्स में ये जर्नी कवर कर रहे हैं तो कभी अगर ट्रेनें नहीं होंगी तब क्या होता होगा। देन यू स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ कि ट्रेन नहीं थी तो हो सकता है कि लोग किसी और चीज़ों से चलते होंगे। अब यही प्रोसेस हुआ। तो आप जानिए कि ट्रेन जो है, सबसे पहले जो पब्लिक ट्रेन चली थी वो चली थी 1804 में, इंग्लैंड में। अब बसेस, जो पब्लिक बस या फिर दूसरे ट्रांसपोर्ट्स हैं, वो काफ़ी लेट चले हैं, अराउंड 1882 में। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है यहाँ पे। तो अगर हम आप ट्रेन्स के बारे में, प्लेन्स के बारे में और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में, फिर नीचे आइए तो बाइक्स के बारे में, साइकिल के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जरा सोचिए कि 1804 में हमारी ट्रेन चली थी और उससे काफ़ी लेट 1882 में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट चले थे। तो उससे पहले ह्यूमंस जो कि हमारे इंडिया में रहते थे वो कैसे ट्रैवल करते होंगे, उनके लिए ट्रैवल करना कितना मुश्किल होगा। आप जानते हैं इंडिया में जो लोग रहते हैं अभी फ़िलहाल, सबसे पहले जो इंडिया में लोग रहते थे वो आपको पता है कितने साल पहले रहते थे। इट्स अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो। 20 लाख साल पहले की मैं बात बोल रहा हूँ। 20 लाख साल पहले ये पाया गया कि पूरा जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे लोग रहते थे। तो जस्ट थिंक ऑफ कि 1804 में ट्रेन शुरू हो रही है और लगभग 1882 के पास अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो रही है। सो द पीपल हु आर लिविंग हियर इन दिस सब कॉन्टिनेंट, आई एम नॉट जस्ट स्पीकिंग अबाउट इंडिया, आई एम स्पीकिंग अबाउट even Afghanistan, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, in all these countries. So the people who are living here 20 lakh years before, you can understand कि वो कैसे जाते होंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, क्योंकि उन लोगों के लिए भी जाना उतना ही इंपॉर्टेंट होता होगा जैसा हमारे लिए। तो चलिए उन्हीं लोगों के बारे में हम ये पूरा चैप्टर है जानते हैं। इसको बिल्कुल ही स्ट्रेन लेके, दिमाग पे स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, स्टोरी की तरह सुनिए। बिल्कुल ही एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा, राइट। हम जानते हैं कि जो हमारे प्रिमिटिव्स थे उनको हम कहते हैं कि वो हंटर और गैदरर थे। हंटर गैदरर करने का मतलब क्या है कि एक तो वो शिकारी होंगे, दूसरी जो चीज़ होगी वो खाना बदोश होंगे, मतलब चीज़ों को इकट्ठा करते होंगे। सबसे पहले वो वाइल्ड एनिमल को हंट करते थे, जो फिश बर्ड्स होती थी उनको पकड़ते थे, फ्रूट्स जो है हमारे फल कहीं से इकट्ठा करते थे, रूट्स, कंद मूल मतलब जो कहीं की जड़ें उखाड़ ली, जैसे आलू भी तो किसी चीज़ का एक जड़ ही है, तो वो जड़ें हमने उखाड़ ली, तो उन चीज़ों को खाते थे। नट्स खाते थे, सीड्स खाते थे, पत्तियाँ खाते थे, स्टार्क्स खाते थे, अंडे खाते थे। तो ये सारी चीज़ें वो खाते थे। और जहाँ पे ये रहते थे, मैं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करूँ तो ये ट्रॉपिकल जोन में आता है। ट्रॉपिकल जोन कहने का मतलब, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, शुरू किया है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, भले ही आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और सीएससी और मे बी एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट डजंट मैटर। अपने दिमाग को 6 क्लास तक ले आइए और वहाँ से सोचना शुरू कीजिए कि ट्रॉपिकल जोन क्या है। ज्योग्राफी अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि जो हमारे अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लैटिट्यूड्स खींचे गए हैं, पड़ी रेखाएं जो हमारे पृथ्वी पे खींची गई हैं, जो बीचों बीच पड़ी वाली रेखा है, उसको हम कहते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा ग्लोब हो गया, पृथ्वी हो गई, तो इस पे जो इस तरह की रेखाएं हैं
इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। इसमें जो हमारा 0 डिग्री का लैटिट्यूड है इसको हम कहते हैं इक्वेटर। अब इस इक्वेटर के 23.5 डिग्री ऊपर और इसी इक्वेटर के 23.5 डिग्री नीचे यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कहते हैं मकर रेखा। अब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ इंडिया की मैं बात नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि चूंकि हम प्रिमिटिव्स के बारे में पढ़ रहे हैं और जब हम प्रिमिटिव के बारे में 20 लाख पहले की घटना, 20 लाख साल पहले की घटना अगर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उस समय इंडिया अनडिवाइडेड था। इट वॉज नॉट अ पोर्शन ऑफ जो है पाकिस्तान वॉज देयर और बांग्लादेश वॉज देयर, ऐसा कुछ नहीं था, सब इंडिया था, राइट। तो आप जानिए कि ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा जो 23.5 और 23.5 मैंने आपको बताया, इसी 23.5 और 23.5 के बीच के पोर्शन को हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, राइट। अब इंडिया की पोजीशन है ये इक्वेटर से नॉर्थ साइड में जो 23.5 है वहां तक और उससे ऊपर भी थोड़ा है। तो ये हो गया हमारे कि यहां पे लोग रहते थे जो हमारे प्रिमिटिव्स हैं, हंटर गैदरर थे, पक्षियों का शिकार करते थे, मछली मार के खाते थे, जानवरों का शिकार करते थे और उनके पास इमेंस वैरायटी ऑफ प्लांट्स थे इस ट्रॉपिकल जोन में जिनको कि वो खाते थे और इस तरह से उनको ये खाना मिलता था। अब हम इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पास खाना तो काफ़ी था लेकिन वो चीज़ें, उन चीज़ों को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं था जितना आप सोचते हैं। अब क्यों आसान नहीं था? क्योंकि जो एनिमल का वो प्रे अपने शिकार करने के लिए, एनिमल की हंटिंग करने के लिए जाएंगे, वो एनिमल भी काफ़ी फास्ट दौड़ेगा। सो जस्ट टू मेज द पेस दे हैव टू बी स्ट्रॉन्गर। अगर आप शिकार करने जा रहे हैं और आपके सामने जानवर भागना शुरू हो गया, अगर आप हिल डुल नहीं पा रहे हैं तो फिर तो शिकार आपको मिलेगा ही नहीं। सो एनिमल्स जो कि तेज़ दौड़ते थे उनको मैच करने के लिए हमें और तेज़ दौड़ना जरूरी होता था। वैसे ही मछली पकड़ने जा रहे हैं, बर्ड्स पकड़ने के लिए जा रहे हैं तो लोगों को काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता था, क्विक रहना पड़ता था और इन सभी चीज़ों के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए था। तो हमारे प्रिमिटिव इसी तरह से धीरे 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 विकसित हुए हैं। अब मान लीजिए कि चलिए वो शिकार की मैं बात आपने जान ली। अब जानिए कि जो फूड गैदर कर रहे हैं, तो फूड गैदर करते समय भी चाहे वो आप फल इकट्ठा कर रहे हैं या फिर कोई भी प्लांट्स से कुछ चीज़ें ले रहे हैं, जो भी खाने वाली चीज़ें हैं, तो उस समय भी आपको आँख कान खुले रखने हैं, टेस्ट बर्ड और ये सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि उसमें कौन से प्लांट जो हैं वो हमारे एडिबल हैं, मतलब कि खाने लायक हैं, और कौन से पॉइजनस हैं। सो दोज ऑल केम थ्रू द एक्सपीरियंस, बिकॉज हो सकता है उनमें से कुछ एक ने पॉइजनस प्लांट्स को खा लिया हो, उनका डेथ हो गया हो। सो देयर आफ्टर दे केम टू नो ओके ये प्लांट है, इसको नहीं खाना है, इसको खाने से मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारे प्रिमिटिव थे, जस्ट टू गैदर द फूड, जस्ट टू हंट द एनिमल्स, और किसी भी तरीके से दे हैव टू बी स्ट्रॉन्ग और उनके अंदर ब्रेन का विकसित होना बहुत ही जरूरी था। उन्हें यह भी पता होना चाहिए था कि किस सीजन में फ्रूट्स जो है निकलते हैं ताकि उस सीजन में फ्रूट्स के पास वो पहुंच सके। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, और हम ये जानेंगे कि इन सभी चीज़ों के लिए आप ज़रा सोचिए कि किस तरह की इन कम्युनिटीज़ में किस तरह के स्किल, नॉलेज, ये सारी चीज़ें हमारी डेवलप हुई होंगी। इसी में हम जानेंगे कि अब ये लोग एक जगह से दूसरे जगह चीज़ें हमने स्टार्ट की थी कि ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, प्रिमिटिव की पगडंडियों पे हम जाएंगे और जानेंगे। उस पगडंडियों पे जाने पे ही तो हमें पता चलेगा कि वो कैसे कैसे विकसित हुए हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट ही बात हुई थी कि उनके चलने की, उनकी ट्रैवल करने की। तो देखिए कि इन प्रिमिटिव्स को चलना कितना जरूरी था। चलिए हम जानते हैं कि उनको चलना कितना जरूरी था। सबसे पहली जो चीज़ थी कि उन्हें पहला रीजन था, मतलब इसके 4 रीजन हैं कि उनको वाई दे नीड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना क्यों जरूरी था। तो 4 रीजन मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके इन रीजन को आप जानिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि अगर आप एक जगह पे रहते हैं, राइट, तो एक जगह पे वो अकेले तो रहेंगे नहीं, देयर विल बी अ ग्रुप। हो सकता है कि अ ग्रुप ऑफ 10, अ ग्रुप ऑफ 20, अ ग्रुप ऑफ 50, 10, 20, 40, 50 ग्रुप के ये जो हमारे प्रिमिटिव्स हैं वो होते होंगे। अब एक जगह पे वो रह रहे हैं, उसी जगह पे दे हैव ईटन ऑल द प्लांट्स, सारे
प्लांट्स को खा लिए, जो भी खाने लायक थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद से जो भी एनिमल रिसोर्सेज थी, वहाँ पे अगल बगल जानवर आना बंद कर देंगे, जो थे उनको मार के खा लिया। नाउ देयर इज नो फूड, सो हाउ दे विल सर्वाइव? अब खाना ही नहीं बचेगा उतने जगह पे, तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे? सो दिस वॉज द फर्स्ट रीजन, दैट्स वाई दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जस्ट इन सर्च ऑफ फूड, कि एक जगह का खा लिया, दूसरी जगह पे चलते हैं। सेकेंड रीजन हम जानेंगे कि वाई दे वर रिक्वायर्ड टू मूव। हम जानते हैं कि एनिमल्स दे विल नॉट बी सिटिंग देयर, सपोज कि इनको शिकार करना है डियर, तो जो डियर्स हैं, हिरन या फिर चलिए जो पहाड़ी बकरियां हो गई, उनकी मैं बात कर रहा हूं, तो अगर उनका शिकार करना है तो दे विल नॉट बी सिटिंग कि ठीक है मैं बैठा हूं या बैठी हूं, तुम आओ और मुझे मार के खा लो। एज सुन एज द एनिमल्स विल सी दैट द पीपल आर कमिंग जस्ट टू हंट देम, तो देख के डर के भागना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से उन जानवरों के पीछे पीछे जाना और कभी इतनी दूर निकल जाना कि वहां से वापस ना आ सके, तो इसी तरह से चाहे स्मॉलर प्रे के पीछे गए या कोई डेयर हो गया, वाइल्ड कैटल हो गया, इन सभी के पीछे गए और वहां पे उनको हंट किया, खाया, एंड देयर आफ्टर दे स्टेड देयर, कि उन्हें लगा कि यहाँ पे खाना ज्यादा है। तो ये डियर वगैरह कहाँ पे रहेंगे, कैटल्स कहाँ पे रहेंगे जिनको मार के खाना है, जहाँ पे घास होगा। तो मान लीजिए कि अभी फ्रूट्स का टाइम नहीं है, तो दे कुड थिंक कि ओके चलो अब ग्रास वाले इलाके में चलते हैं, वहां पे हम शिकार करके खाएंगे। सो दिस वाज द सेकंड रीजन व्हाई दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट रीजन हम जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड रीजन है हमारा, जानिए कि जो भी प्लांट्स एंड ट्री बियरिंग फ्रूट्स थे वो डिफरेंट सीजन में अलग अलग प्लांट्स पे, मतलब मान लीजिए कि कभी अमरूद का टाइम है, कभी आम का टाइम है, कभी लीची का टाइम है, ओके, या फिर अगर कोई दूसरी चीज़ें हैं वो बाद में वो निकलने वाली हैं, मतलब सबका टाइम डिफरेंट टाइम होगा। तो उसी टाइम को मैच करने के लिए मान लो कि अभी आम का टाइम है, तो आम वाले टाइम पे दे हैव मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेयर द प्लेंटी ऑफ मैंगो ट्रीज आर देयर, जहाँ पे आम के काफ़ी पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे पहुँच गए, खूब मज़े से आम खाया, नाउ द सीजन हैज़ गॉन। अब वो क्या करेंगे, दूसरी जगह पे जाएंगे जहाँ पे उस सीजन के फल वहाँ पे लगे होंगे, तो फिर वो उसको खाएंगे। सो दैट वॉज थर्ड रीजन कि वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे। फोर्थ रीजन हम जानेंगे कि जितने भी, चाहे हम आज भी पीपल हैं, प्लांट हैं, एनिमल हैं, सबको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, राइट। अगर ये पानी हमको चाहिए तो पानी मिलेगा कहाँ पे? आज तो हमारे यहाँ नलों में, टैप में पानी आ जाता है और हम आराम से पी लेते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की सप्लाई हो या हमने बोर करके वहाँ पे ये सब उसमें मोटर फिट कर रखा हो और वहाँ से हम हैंडपंप के जरिए या मोटर के जरिए जैसे मन करे पानी निकाल के पीते हैं। जस्ट थिंक ऑफ द पीपल हु वर स्टेइंग हियर 20 लाख ईयर्स बिफोर, 20 लाख साल पहले जो लोग थे वो कैसे हैंडपंप और इन चीज़ों से पानी पिएंगे? सो दे हैव टू कम और दे हैव टू स्टे नियर टू द रिवर्स और लेक्स, जहाँ पे भी पानी का स्रोत होगा वहाँ पे वो एक जगह से दूसरी जगह पे हैं, तो वो पानी के स्रोत के पास आएंगे ताकि उनको पानी चाहिए। अब ये जो इन जगहों पे वो आएंगे, वहाँ पे कुछ एक लेक होंगे या फिर मान लीजिए कि रिवर्स होंगी, उसमें से कुछ एक थी पेरिनियल बोलते हैं कि जिसमें सालों भर पानी रहता है, कि वाटर नेवर ड्राइज अप। यू कैन हैव द एग्जांपल ऑफ मेनी ऑफ द रिवर्स विच आर नॉट सीजनल, उनमें हमेशा पानी, गंगा में पानी आप कभी भी नहीं पाएंगे कि सूख गया है, या फिर कई एक ऐसे बड़े लेक हैं, यू विल नॉट फाइंड दैट द वाटर देयर हैज कंप्लीटली ड्राइड एंड हैज गॉन, ऐसा नहीं होगा। उसके अलावा कुछ एक ऐसे लेक्स या रिवर होते हैं, हम भी आपके यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं छोटे छोटे, बरसात के दिनों में उनमें पानी आ जाता है, बरसात के बाद धीरे धीरे 2-4 महीने रहने के बाद पानी खत्म हो जाता है, मतलब सीजनल है। सो द पीपल हु वर देयर नियर टू दोज टाइप ऑफ सीजनल स्ट्रीम्स और लेक्स और रिवर, उनको जब पानी सूख गया तो उनको वहां से फिर अगले पानी की तलाश में जाना है। तो इसकी वजह से लोग, ये फोर्थ रीजन था कि वो ट्रैवल करते हैं। अब आज के टाइम में देखिए हम किस लिए ट्रैवल करते हैं, देयर मे बी प्लेंटी ऑफ रीजंस। हम आप किस लिए ट्रैवल करेंगे? एक तो सबसे पहला है कि फ्रेंड से मिलने के लिए जाएंगे, रिलेटिव से मिलने के लिए जाएंगे, और काम के सिलसिले में जाएंगे, आज पढ़ाई के सिलसिले में जाएंगे, कोई अच्छा टाउन होगा वहाँ पे मेरा कॉलेज है, वहाँ पे मैं जाऊँगा ऐसे पढ़ने। तो आज हमारी ट्रैवल की रिक्वायरमेंट ये है। उस समय ट्रैवल की रिक्वायरमेंट क्या थी? टू हैव फूड, टू हैव वाटर, टू हंट एनिमल्स, यही सारे रीजन था। या एक जगह की रिसोर्सेज खत्म हो गई, दूसरी जगह चलो। तो ये सारे रीजन थे
कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे। लेकिन ध्यान रहिए, इस बात को बिल्कुल ही ध्यान में रखिए कि टुडे वी हैव एवरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमारे पास एयरप्लेन है, हमारे पास ट्रेन है, हमारे पास कार है, बसेस है। देयर आर मेनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच वी कैन अवेल टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम उनका यूज करेंगे, लेकिन उस समय उन लोगों के पास कुछ नहीं था। दे जस्ट ट्रेवल्ड ऑन फुट, पैदल पैदल ही वो जाते थे, राइट। अब हम देखते हैं, इसको और थोड़ा आगे ले चलते हैं कि हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब इन लोगों के बारे में हम कैसे जानते हैं। फर्स्ट चैप्टर में जाना था आपने कि इस तरह के प्रिमिटिव्स के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जो स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, कहीं पे खुदाई कराते हैं, वहाँ से मालूम चला कि पहले जो काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, चाहे वो नीचे से निकलती हैं। हमने हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का देख करके कि उस रीजन में कैसे खुदाई हुई है, तो ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो ये जानने वाले कौन लोग हैं? दोज हु स्टडी अबाउट दिस, जो ये सब खोद के निकालते हैं, उनको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो इन आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सारी चीजें पाई हैं खुदाई के दौरान, जिनका ये हंटर गैदरर्स, शिकारी, खानाबदोश यूज करते थे। अब इनमें से कई एक चीजें जो हैं, इन्होंने पाया है कि ये जो हमारे प्रिमिटिव्स थे, आदि मानव थे, वो मुख्यतः स्टोन का, वुड का और बोन का, पत्थर, लकड़ी और हड्डियों का इस्तेमाल करते थे औजार के रूप में। अब सोचिए इनका कैसे इस्तेमाल होता होगा। और ये सिर्फ औजार इनको नहीं कह सकते, आप इनको सर्वाइवल टूल कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा वो शिकार करते थे। इन्हीं के द्वारा कहीं नीचे जमीन से कुछ खोद करके जो है जड़ें निकाल करके उसको खाते थे। इन्हीं को फेंक करके, मार करके ऊपर से फल तोड़ते थे अगर कोई फल इनएक्सेसिबल होता था। तो ये जो स्टोन के, मतलब पत्थरों के, लकड़ियों के और हड्डियों के हथियार थे, इनके लिए कैसे कितने जरूरी हैं, ये सभी चीजें आर्कियोलॉजिस्ट ने पाई हैं अपनी अपनी खोजों में। अब हम नेक्स्ट जानेंगे। देखिए, मैंने आपको स्टोन्स के बारे में बताया था, यहां पे आपको मैं दे रहा हूं स्टोन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स विच वर यूज इन डिफरेंट टाइम्स। देखिए, ये ए टाइप का स्टोन है, आपको दिखेगा कि ये बड़ा है और गोल है, बिल्कुल ही इसके ऊपर काम किया गया है। कैसे? लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है, मतलब अगर इससे किसी को मारना चाहें तो इट कैन हर्ट बट इट कैन नॉट किल। दूसरे बी टाइप के स्टोन्स आप देख सकते हैं, ये काफी, मतलब कई हजार साल पहले के बने हैं, लेकिन पहले वाले से बेहतर हैं। छोटे हैं इसलिए इनको चलाया जा सकता है और इनमें धीरे धीरे धार भी बढ़ती गई है। पहले वाले सबसे पुराने स्टोन्स हैं। मैं अगर 20 लाख साल पहले वाली बात करूं तो ये 20 लाख साल पहले वाले ही स्टोन्स लग रहे हैं। ये बी वाले कुछ 1000 साल पहले के हैं। और अगर आप सी को यहीं पे देखें, चलिए बिल्कुल देखिए ध्यान से इसको। अब देखिए, ये आप देखिए सी को देखिए तो सी और थोड़ा सा बेहतर हो गया है, ये काफी लेड बने हैं। अब डी को देखिए, काफी छोटे, बारीक और काफी चुभने वाले। अगर इनको किसी लकड़ी के ऊपर, वुड के ऊपर बांध दिया जाए तो ये बिल्कुल भाले की तरह काम करेगा और ये जान भी निकाल सकता था। छोटे हैं, अच्छे हैं, फ्लिंट जैसे हैं। इसका मतलब कि बाद में इनको बनाने की टेक्निक और इसकी ज़रूरत इनको समझ में आ गई होगी, इसलिए इन्होंने इसमें काफ़ी विकास किया है। और जो ई है वो बिल्कुल आप देखिए, ई गोल आपको दिख रहा है, ये नेचुरल हमारे पत्थर है। तो अब इनको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो हमारे पत्थर हैं, वो किन किन कामों में यूज़ होते होंगे। अब इसमें से कुछ एक जो हैं, आप जानिए कि कुछ एक हमारे स्टोन टूल्स जो हैं वो मीट वगैरह काटने के लिए यूज़ होते हैं। जानवरों को मारा, मीट काटना है तो धारदार होना चाहिए, उसका हमने यूज़ कर लिया। कुछ एक मान लीजिए ट्री के जो बार्क्स हैं, छाल उतारने हैं कपड़े पहनने के लिए, ठंडाई, उनको ठंड लग रही है तो उसका कपड़ा बना लेते थे पेड़ की छालों का। तो पेड़ की छाल उतारने के लिए भी इनको कपड़े चाहिए थे। जानवर का जब शिकार किया है तो उसकी जो खाल होती थी उसको भी ये पहनते थे। उस खाल को अंग्रेजी में हम हाइड कहते हैं। तो जानवर की खाल को उतारने के लिए भी इनको टूल्स चाहिए थे। ये सभी पत्थरों के टूल का ही यूज करते थे। फ्रूट हो गया या फिर रूट्स हो गए, इनको काटने के लिए, काट के ही खाएंगे बड़ा फ्रूट है तो उसके लिए ये पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। अब इसके अलावा वो आपने तो देखा कि ये सिर्फ पत्थर ही हैं। इनके पीछे बाद में लेटर पीरियड में इन्होंने क्या किया कि उसके पीछे
बोन को या वुड को लगा दिया, जिससे कि उसको चलाना और आसान हो गया, और इसी से बाद में भाले बने और तीर धनुष बने। दूसरे टूल लकड़ी काटने के लिए, मान लीजिए जलावन की लकड़ी चाहिए, उसके लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होने लगी। अब वुड का यूज़ काफ़ी लेटर पीरियड में इन्होंने हार्ट्स, मतलब कि झोंपड़े वगैरह बनाने के लिए या फिर दूसरे टूल्स के रूप में इन्होंने किया। फिर हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे ये टूल जो इन्होंने बनाए, ये टूल भी किसी तरीके से ही बनाते होंगे। सो दैट इज ऑल्सो अ थिंग विच वी नीड टू प्रूव अपॉन। हमें सोचना है इसके ऊपर। चलिए देखते हैं। देखिए, दो तरीके से ये बनाते थे। एक तो जिस टूल को बनाना है उसको ये नीचे रखेंगे और दूसरे को हाथ से लेकर के उसके ऊपर मारते रहेंगे, और इस तरह से ये टूल्स को बनाते थे। दूसरा तरीका हम बिल्कुल ही बेहतर तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। आप देखिए, स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर, किस किस चीज़ के लिए यूज होता था? ग्राउंड को डिग किया और यहाँ से हमने एडिबल रूट्स निकाले, खा लिया। दूसरा, कपड़े को सिलने के लिए, जो एनिमल की स्किन उतारी है, हाइड उतारी है कि ठंड के दिन में अपने शरीर में लपेटेंगे और ठंड से बचेंगे, उस एनिमल स्किन को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, तो उस जोड़ने के लिए भी, स्टिचिंग के लिए भी उसका यूज हो, ये करते थे। अब हम जानेंगे कि ये टूल को कैसे अपना ये बनाते थे, राइट। अब टूल को बनाना है, उससे पहले थोड़ी और एक चीज़ें हमको जाननी पड़ेंगी। नीचे मैं आपको बिल्कुल ही एक मैप दिखाऊंगा जहाँ पे हमारे हंटर गैदरर हैं। हंटर गैदरर, शिकारी खाना बदोश, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग रहते थे। अब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ रहते थे, एक बार देखिए, और कई बार इनकी ज़रूरत पड़ेगी, दिमाग में रखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा ये मैप दिखाता हूँ। चलिए मैप देखते हैं। ये देखिए, ये है पूरा हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप। आप देख रहे हैं, ये कश्मीर वाला एरिया, यहाँ पे आपको ये बुरज़ोम दिख रहा है, बुरज़ोम। ये मेहरगढ़ पाकिस्तान का एरिया है, और चिरांद, ये भी, ये ब्लू से सारे हैं, चिरांद, कोल्डिवा, महागरा एंड दाऊजिली हेडिंग। देखिए, चिरांद जो है ये हमारे बिहार का पोर्शन लग रहा है, और ये आपका कोडिवा, महागरा, ये हमारा कहाँ का लग रहा है पोर्शन? आप यूपी और एमपी का बॉर्डर टाइप लग रहा है आपको यहाँ पे। बोरज़ोम आपको लग रहा है कहाँ का? जेएंडके का। मेहरगढ़ कहाँ का लग रहा है? पाकिस्तान का, राइट। अब थोड़ा सा और इसको चलते हैं। ये ब्लू में है, ये ब्लू क्या बताता है? देखिए ब्लू क्या बताता है, यहाँ पे लिखा है, ब्लू स्टैंड फॉर नियोलिथिक साइट। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये नियोलिथिक, या फिर जो आपको रेड ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये है हमारे पैलियोलिथिक साइड, और ये जो ग्रीन दिखेगा, ग्रीन, वो है हमारे मेगालिथिक साइड। फिर ये जो डायमंड टाइप आपको दिख रहा है, वो है अर्ली विलेजेस और मॉडर्न सिटी। चलिए, आपके दिमाग में एक चीज़ बात हो गई। अब ऊपर वाले को हमने जाना, थोड़ा सा नीचे वाले को भी जानते हैं। देखिए, ये मुंबई आपको स्टार दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली अ मॉडर्न सिटी। कोलकाता भी ये स्टार दिख रहा है, मॉडर्न सिटी है। फिर आपको यहाँ पे इनाम गांव दिख रहा है, ये बाद की विलेजेस थी वो है। आपको हुंसगी, जो कि आपको कर्नाटका में दिख रहा है, ये आपको इनाम गांव है, महाराष्ट्र में दिख रहा है। यह कर्नूल केव्स हमारे आंध्रा वाले हिस्से में दिख रहा है। आपको स्टार, जो कि हमारी मेगालिथिक साइट्स हैं, ये ब्रह्मगिरी में दिख रही हैं यहाँ पे, राइट। तो ब्रह्मगिरी को भी आप ले सकते हैं कि ये मतलब हमारे आंध्रा या फिर तेलंगाना वाला ही हिस्सा हमको लग रहा है। वैसे ही पय्यामपाली जो है, जो कि नियोलिथिक साइट है, वो हमारी यहाँ पे मतलब आंध्रा वाले हिस्से में ही दिख रही है। हलुई हमारा कर्नाटका वाला हिस्सा दिख रहा है। तो इस तरह से हमारे दिमाग में एक मोटा मोटी ये चीज़ फैल गई कि ये कौन कौन सी जगह हैं, और इसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टूल स्टोन का ये लोग यूज़ करते थे, वो टूल ऐसे ही नहीं बनते होंगे, कुछ एक लोग उन टूलों को बनाते होंगे। अब जहाँ पे भी ये टूलें अच्छे क्वालिटी के स्टोन से बनती थी, वहाँ पे पाया गया है कि वहाँ पे कई सारे टूल जो यूज़ होने लायक थे वो भी पड़े थे, कुछ एक जो खराब हो गए थे वो भी पड़े थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इन जगहों को, जहाँ से काफ़ी सारे इस तरह के पत्थर के टूल्स मिले हैं, उनको फैक्ट्री साइट कहा है। दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना है कि उनको क्या कहा है, फैक्ट्री साइट। अब ये जो जहाँ पे भी फैक्ट्री साइट्स हमको मिली हैं,
उसके अलावा कई एक ब्लॉक आपको ऐसे मिले हैं जहां पे लोग रहते थे, राइट। तो जो लोग वहां पर रहते थे, जो रहने वाले लोग होंगे वही उसको बनाएंगे। और उसके अलावा इन जगहों पे कई जगह जहां लोग रहते थे उसको हम कहते थे कि हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। देखिए, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट मतलब वहां पे लोग रह भी रहे हैं, हैबिटेट कर रहे हैं और चीजों को बना भी रहे हैं। तो ये था हमारा हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। अब ध्यान दीजिए, ऊपर मैंने आपको भीमबेटका मध्य प्रदेश वाला हिस्सा जो दिखाया था, जो आज के मध्य प्रदेश में है, वो एक हैबिटेशन साइट थी। वहां पे लोग रहते थे। यहाँ पे क्या क्या चीजें थी? केव्स मिले हैं और रॉक शेल्टर मिले हैं, गुफाएं या फिर ऐसे पत्थरों के जगह जहां पे लोग रह सकते थे। लोग इन नेचुरल केव्स का यूज क्यों करते थे? ताकि जब भी रेन आएगी, बारिश आएगी या गर्मी होगी या हवाएं तेज चलेंगी, इनमें आकर के ये छुप जाएंगे। इस तरह के रॉक शेल्टर जो हैं हमारे विंध्य या फिर दक्कन का जो प्लेट्यू है, उधर भी ये जो है हमें ये चीजें मिली हैं। इन्हीं में और आगे जानिए कि दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। अब ये जो रॉक शेल्टर्स हैं वो नर्मदा वैली के आसपास मिली हैं। अब जरा सोचिए कि लोग वहां पे क्यों रहते थे नर्मदा वैली के पास? देयर मे बी प्लेंटी ऑफ रीजंस, बिकॉज दैट वाज अ रिवर। जानवर को पानी पीना है, एनिमल्स विल कम देयर, द पीपल कैन हंट देम। एक हो गया। अगर इन्होंने अपने जानवर रख रखे हैं तो उसको पानी पिलाएंगे, खुद पानी पिएंगे। तो कई एक सारी चीजें जब पानी के पास सॉल्व हो जाती थी, इसलिए जो आप भीमबेटका या इस तरह के रॉक शेल्टर्स वगैरह पाएंगे, ये हमें नर्मदा के पास मिली है। अब अभी तक आपने देखा कि हैबिटेशन क्या होता है। हैबिटेशन मीन्स अ प्लेस वेयर दीज पीपल यूज टू लिव, और आज के भी टाइम में अगर आप कहीं पर रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली हैबिटेशन। दूसरी हम जानेंगे कि फैक्ट्री क्या होती है। आज के संदर्भ में, आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं फैक्ट्री की बात कहूं जहां पे प्रोडक्शन होता है डिफरेंट आइटम्स का। प्रिमिटिव्स के संदर्भ में बात करूं तो वहां पे जो उनके टूल्स थे, स्टोन टूल्स, वो फैक्ट्रीज में बनते थे। हैबिटेशन कम फैक्ट्री की मैं बात करूं कि जहां पे फैक्ट्री भी होती थी, लोग रहते भी थे, वो हो गया हमारा हैबिटेशन कम फैक्ट्री। नेक्स्ट हम जानेंगे, ये देखिए, ये रॉक शेल्टर्स आपको दिख रही हैं, यही हमारी वो रॉक शेल्टर्स हैं जो कि भीमबेटका की मैं बात कर रहा हूं। यहीं पे लोग रहते थे। देखिए कितना नाइसली ये है, जहां पे इन जगहों पे आपको ये काटी काटी सी दिख रही है, ये इनमें लोग जाकर के छिप जाते थे कि जब तक बारिश आया, चलो जगहों जगहों पे हम छिपे रहेंगे, बारिश चली गई, हवाएं चली गई तो हम वहां से निकल जाएंगे। काफी ओल्ड है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि साइट मैं बोल रहा हूं, ये साइट है क्या। तो इन आर्कियोलॉजिस्ट ने जब ये चीजों की खुदाई की है तो वहां से कई सारे टूल्स मिले हैं, औजार मिले हैं, पॉट मिले हैं, जहां पे हो सकता है कि बाद के पीरियड में ये लोग पानी उबाल के पीते हों या अपने खाने को पका के खाते हों, तो या खाने को रख के खाते हैं, वो पॉट्स मिले हैं। और कई जगह पे बिल्डिंग्स भी मिली हैं। तो जहां से भी ये चीजें मिली हैं, जिसको पुराने लोगों ने यूज किया, फिर वो चले गए, गुजर गए, और उसके बाद से वो चीजें वैसी की वैसी रह गई। ये जगहें जो होती हैं उनको हम साइट्स कहते हैं। अब साइट्स कई सारे जमीन के ऊपर भी मिले हैं, कई सारे धीरे धीरे टाइम की वजह से जमीन के अंदर दब गए हैं, और कई एक तो पानी के अंदर चले गए। अब साइट्स के बारे में हम डिटेल में लेटर बाद के चैप्टर्स में जानेंगे। मैंने जब स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कि स्टोन टूल्स बनाने वाली बात। अब ये जो स्टोन टूल्स देखिए, ये लोग कैसे बनाते थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस सम प्रिमिटिव इज होल्डिंग वन स्टोन इन हिज हैंड। तो जिस स्टोन के ऊपर काम करना है उसको नीचे पकड़ना है, और उस स्टोन को ही हम कहते थे कोर स्टोन। और दूसरे हाथ से एक बड़ा सा पत्थर लेकर के उसको हैमर की तरह यूज करते हुए, देखिए ये हैमर स्टोन आप इसको कह सकते हैं, और उसी से पीट पीट के दूसरे हाथ से धीरे धीरे इसके फ्लैक्स, जब आप पत्थर से एक दूसरे को मारेंगे तो हो सकता है ये वाला कहीं कहीं से छोटे छोटे हिस्सों में टूटेगा, इनको हम फ्लैक्स कहते हैं। तब तक इसको शेप दिया जाता था जब तक कि इनके काम का, मतलब तीर बनाना है तो आगे से नुकीला ना हो जाए, अगर इसको धारदार बनाना है, काटने लायक बनाना है तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और पूरी धार यहाँ से यहाँ पे की होनी चाहिए। तो ये एक तरीका था इनका स्टोन के जो भी टूल्स बनाने का। दूसरा तरीका ये था कि उसको ये लोग रख देते थे नीचे, और नीचे रखने के बाद से क्या करते थे, प्रेशर फ्लैकिंग करते थे। उसको नीचे रख दिया, मान लीजिए ये हमारा कोर टूल को नीचे रख दिया, राइट। इसके ऊपर एक और जो है ये स्टोन रख दिया, मतलब ये हो गया हमारा कोर स्टोन। उसके ऊपर एक स्टोन रखा, हैमर स्टोन को, और उसके ऊपर हमने
चाहे बोन्स हो गई या लकड़ी हो गई, इसे ठोक ठोक के इसको काटना शुरू किया और काट काट के इसको शेप दे दिया। सो दीज आर द टू टाइप्स। जैसे कि वो अपना जो भी स्टोन का टूल था वो बनाते थे, पहले को हम क्या कहते थे, स्टोन ऑन स्टोन, एक स्टोन से दूसरे स्टोन को मार करके आपने बना दिया। दूसरे को कहते हैं प्रेशर फ्लैकिंग, जहाँ पे एक कोर स्टोन को मैंने आपको यहीं पे बिल्कुल नहीं दिखाया है कि कैसे इन्होंने एक स्टोन को नीचे रखा, जो हैमर स्टोन था ऊपर रखा, उसके ऊपर से लकड़ी वगैरह से मार के प्रेशर दे करके इससे ज़्यादा बेहतर बनता था और इसको बना दिया। तो अब आपने जाना है कि क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते थे और हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो कहाँ कहाँ रहते थे। उसके अलावा आपने जाना कि ये किस तरह स्टोन्स का यूज़ करते थे और उन स्टोन के यूज़ करने के बाद आपने जाना कि किन किन जगहों पे रॉक शेल्टर्स वगैरह में रहते थे। अब इसी तरह से धीरे धीरे ये आगे बढ़ते गए और हम इनके पीछे पीछे इनके ट्रायल पे चल रहे हैं, इनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जानिए कि धीरे धीरे इन लोगों ने फायर के बारे में जान लिया। फायर के बारे में कैसे जान लिया? कुरनूल केव्स मिली है। चलिए कुरनूल केव्स को एक बार फिर से ध्यान हम देख करके ऊपर से इसको चेक कर लेते हैं कि कुरनूल केव्स हैं कहाँ। ये देखिए हमारी कुरनूल केव्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द कुरनूल केव, राइट, इट इज समवेयर इन आंध्रा। तो आंध्रा में हमारी कुरनूल केव मिली है। पैलियोलिथिक साइट है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैलियोलिथिक क्या होता है, न्यूलिथिक, मेसोलिथिक, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, आई एम रीचिंग टू दैट पॉइंट, रीचिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग, वहाँ पे मैं बताऊंगा। तो कुरनूल केव्स जानिए। कुरनूल केव्स में जो कि आंध्रा में अभी है, सबसे पहले हमें यहाँ पे इसके आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है कि यहाँ पे लोगों ने किसका यूज़ किया था, फायर का यूज़ किया था, राइट। फायर का यूज़ कहाँ पे, कुरनूल केव्स के पास हुआ है। कैसे लोगों को पता चला है? क्योंकि जो भी चीज़ें वहाँ पे मिली हैं, वहाँ पे चीज़ों के एसेस मिले हैं, मतलब ट्रेस ऑफ एस। एस का मतलब होता है राख। जब राख मिली है तो जरूर आग लगी होगी, तभी तो धुआं उठता है और तभी तो जो है राख होती है। तो ये चीज़ें वहाँ से हमें मिली हैं। अब अगर इन लोगों ने बाद के पीरियड में आग का यूज़ करना शुरू कर दिया था तो वो आग किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे? सबसे पहले कई चीज़ों के लिए वो यूज़ करेंगे। एक तो हो सकता है कि वो लाइट लेने के लिए, रात को अंधेरा होता था, इनको भी डर लगता था, बिकॉज इनिशियली देवर जस्ट लाइक एनिमल्स। जो एक पूरा डेवलपमेंट हुआ है वो ऐसे ही हुआ है, तो उन्हें भी डर लगता है, हमें भी डर लगता होगा जो हमारे प्रिमिटिव्स हैं। तो लाइट के लिए आग का यूज़ करते थे। बाद में जानवरों को जब मार के इन्होंने खाते थे तो पहले तो वो कच्चा खा लेते थे, बाद में जब इन्होंने उसी लाइट के, उसी आग के ऊपर जब इसको पकाया, पाया कि ये टेस्टी ज़्यादा लग रहा है, तो वो मीट को कुक करने के लिए भी यूज़ करते थे। दूसरे, धीरे धीरे उन्होंने जाना कि इस आग के पास जंगली जानवर रात के समय सोते समय अटैक नहीं करते हैं, इसलिए सोने के पहले वो चारों तरफ थोड़ी दूरी पे क्या करते थे, आग को जला लेते थे, जस्ट टू स्केयर एनिमल्स की आग के पास ना आए। तो इस तरह से ये धीरे धीरे ये चीज़ों को करते गए और पाते गए। जानिए कि मौसम जो था वो शुरू से ऐसा ही नहीं था। हम जानते हैं कि आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पृथ्वी हमारी बनी थी, राइट। आज कोविड-19 आया है, मेनी ऑफ द पीपल आर डाइंग वर्ल्ड वाइड, एक पेंडेमिक है, पूरे ग्लोबल आप मतलब थ्रेट हो गया है कि वेदर द ह्यूमंस विल सर्वाइव और नॉट। तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, बट प्रकृति के लिए, नेचर के लिए इट्स नॉट अ बिग थिंग। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जब पृथ्वी बनी, उसके बाद से लगभग 750 बिलियन, हम जानते हैं कि 750 मिलियन ईयर्स अगो, और उसके बाद जब यहाँ पे धीरे धीरे लाइफ फॉर्म्स आए, तब से लेके आज तक पृथ्वी ने कई बार अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया है, यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और कई बार फिर नई नई लाइफ फॉर्म्स, यहाँ पे वेराइटीज, डिफरेंट स्पीसीज आ गई हैं। तो ये बड़ी डील नहीं है कि चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और यहाँ पे एनवायरनमेंट भी चेंज होता है। अब इस एनवायरनमेंट को चेंज होने में एक बहुत ही मुख्य चीज़ है जिसको हम बोलते हैं गैलेक्टिक पीरियड, कि कभी कभी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है बहुत कम हो जाता है, धीरे धीरे जो लेक्स वगैरह हैं वो जमने लगते हैं, और ये हजारों साल तक वैसे ही रहते हैं, और कुछ दिनों के बाद वो पिघलना शुरू होती है, लेक मतलब कि टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। तो ऐसा ही इन लोगों ने, जो हमारे प्रिमिटिव्स थे, इन्होंने एनकाउंटर किया होगा। अब ये इन्वायरमेंट देखिए कैसे चेंज होता है। लगभग 12,000 साल पहले, आज से 12,000 साल पहले, अभी हम 2020 में हैं और ये एडी है, उसके पहले वाले टाइम को बीसी कर रहे हैं, मतलब कि 10,000 बीसी पहले की मैं बात बोल रहा हूँ। तो आज से 12,000 साल पहले हमारे पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस हुए।
सेम चीज़ जो मैं आपको बताया, गैलेक्टिक पीरियड बीच बीच में आता है, चीज़ें जमती हैं, या हो सकता है पहले जमी होंगी और बाद में ये पिघली होंगी। ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर घटता है बढ़ता रहता है। धीरे धीरे 12,000 साल पहले वार्म कंडीशन हुआ, चीज़ें गर्म होना शुरू हुई, पूरा क्लाइमेट गर्म होना धीरे धीरे हमारा शुरू हुआ। तो जब ये गर्म होना शुरू हुआ तो क्या हुआ, लोगों के, जानवरों के, या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के, मैंने आपको बताया, वो उनको निकलने का मौका मिला। उसकी वजह से ग्रासलैंड डेवलप हुए, घास के मैदान डेवलप हुए। अब जब ये घास के मैदान हमारे डेवलप हो गए तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इन घास को खाने के लिए हमारे कई सारे डियर, हिरन, एंटीलोप, बारहसिंगे, बकरियां, भेड़े या फिर कैटल्स, जो भी मवेशी थे, वो धीरे धीरे इन ग्रास के मैदान में पहुंचने लगे। अब हमारे प्रिमिटिव्स में जो भी हंटिंग जानते थे उनको पीछे पीछे वो चले आए। किस लिए? उनको ये पता था कि भाई हमको खाना है, और इन्हें पता था कि इनकी ब्रीडिंग सीजन जो है वो कब है। ये जानवर भी सेम वही काम करते थे। इन जानवरों को ये बात पता होती थी कि मुझे घास खाना है तो घास की जगह पे चलें, और मुझे ब्रीडिंग करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, तो फिर चलो उसी जगह पे चलते हैं। तो धीरे धीरे जो प्रिमिटिव्स थे उन लोगों ने भी हर्डिंग और रियरिंग शुरू की जानवरों की। घास के मैदान मिलने लगे तो पहले तो ये मार के खाना, मतलब कि हर एक बार शिकार करते थे। फिर धीरे धीरे देखा कि ओके, घास के मैदान में ये आते हैं और इनको डोमेस्टिकेट किया जा सकता है। और डोमेस्टिकेट करने से क्या फ़ायदा होगा कि जब ज़रूरत हो तो उसमें से एक को मार के खा लो, या जब ज़रूरत हो तो उसका दूध पी लो। तो ये सब काम वो करने लगे। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जानवरों की हर्डिंग और मतलब पशुपालन शुरू किया। फिर मछलियां मारनी इन्होंने धीरे धीरे शुरू की। अब कई बार हुआ कि जहां पे सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस आई, जो घासें निकली क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसमें कुछ एक घासों में अनाज भी थे। उन अनाजों में प्रमुख थे वीट मतलब गेहूं, बार्ली मतलब जौ, राइस मतलब चावल। ये धीरे धीरे, इन्हें किसी ने बोया नहीं, ऑटोमेटिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये पैदा होनी शुरू हुई। जब चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी, खासकर कि जो हमारा विंध्य वाला रीजन था, विंध्य माउंटेन्स का जो रीजन था, विंध्य हिल्स का जो रीजन था, वहाँ पे सबसे पहले राइस मिला था। गारो वाली जो जगह है, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर के बहुत सारे चीज़ें मिली थी। उसके अलावा जो हम जानते हैं कि जो पाकिस्तान का जो एरिया था, हमने सुलेमान हिल्स के बारे में पढ़ा था, राइट, और वैसे ही किरतार हिल्स के बारे में पढ़ा था। दिस वर द फर्स्ट प्लेसेस जहाँ 8000 ईयर्स अगो लगभग यहाँ पे क्या एग्रीकल्चर शुरू हुआ था, राइट। तो ये एग्रीकल्चर तो काफी मतलब 8000 ईयर्स अगो यहाँ पे शुरू हुआ है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि क्लाइमेट चेंज हुआ और जो भी ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस थी, मतलब वीट, गेहूं और हमारे जौ, चावल, ये सब अपने आप निकलना शुरू हुआ। फिर हम जानेंगे कि अब जो हमारे प्रिमिटिव्स थे, मेन, विमेन, चिल्ड्रन, धीरे धीरे उन्होंने ग्रेन्स को इकट्ठा करना शुरू किया। अब उन्होंने उसके बारे में जाना कि ये कब पक रहा है। तो अब उन जगहों पे पहुंच जाते, जब ये पक जाता तो उसको तोड़ लेते, उसके बाद उसको फिर पीस के और ये खा लेते थे। तो इस तरह से इनके दिमाग में आया कि इन ग्रासेस में से कुछ एक ग्रासेस स्पेशल हैं जिनको पकने के बाद हम खा सकते हैं। फिर बाद में उन्होंने सीड्स रखने शुरू किए, सीड्स कहीं गिर गए, वहां पे निकलने लगे। स्लोली दे कुड नो कि भाई ये इनको उगाया भी जा सकता है, जितने निकलते हैं उससे ज़्यादा। तो अब जो नदियों के पास रहते थे उन्होंने बाकी के खेतों में धीरे धीरे खेती शुरू कर दी। तो यहाँ तक आपने इनका डेवलपमेंट जान लिया। अब हम जानते हैं जो आपको नेम्स और डेट्स के बारे में, कि हम इस पुराने टाइम को कैसे जानते हैं, राइट। मैंने आपको कहा था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में द पीपल व्हेन दे स्टार्टेड लिविंग हियर, इट वाज अराउंड 2, मतलब हमारा कितना साल पहले, 20 लाख ईयर्स बिफोर, ठीक है, लगभग 2 मिलियन ईयर्स बिफोर की बात हो रही थी। तो इस 20 लाख साल पहले से जब लोग यहाँ पे रह रहे थे, और जब उन्होंने शुरू के पीरियड में उस स्टोन्स का ही यूज करते थे, जैसा कि आपने जाना, तो जो सबसे पहला पीरियड है उसको हम कहते हैं पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक ये ग्रीक वर्ड है, इसमें 2 चीजें मिली हैं, एक हमारा मिला है पेलियो 1 और दूसरा है लिथोस। पेलियो का मतलब वो होता है ओल्ड, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो पेलियो मतलब ओल्ड स्टोन से मिलकर के ये बनी है,
तो आपने जाना कि जो 20 लाख साल पहले से यहां लोग रहते थे तब से लेके और लगभग 12,000 साल पहले तक के पीरियड को हम पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, क्योंकि उस समय के जो भी स्टोन टूल्स मिले हैं वो काफी बड़े बड़े मिले हैं, जो आपने ए वाला देखा था वो। फिर दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। अब ये जो 20 लाख से 12,000 साल पहले आज से का जो पीरियड है, इस पूरे पीरियड को हम जो पैलियोलिथिक कर रहे हैं, तो इतने बड़े टाइम पीरियड को इट कैन नॉट बी वन, बिकॉज जो भी डेवलपमेंट हुआ कि कभी के टाइम में धीरे धीरे उन्होंने कैसे चीज़ों को मतलब आग जलाना शुरू किया, कब ये चलानी शुरू की, कब ये किया, कैसे एक दूसरे से दूसरी जगहों पर ट्रेवल किया। तो इस पूरे पीरियड को, पैलियोलिथिक पीरियड को 3 भागों में बांट देते हैं। जो सबसे पुराना पैलियोलिथिक पीरियड है उसको हम कहते हैं लोअर, बीच वाले हिस्से को कहते हैं मिडिल, और जो लगभग 12,000 साल के पास वाला है उसको हम कहते हैं अपर पैलियोलिथिक। बिल्कुल ही ध्यान देने वाली चीज़ है, ये एग्जाम्स में आते हैं। अब ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है ये ह्यूमन हिस्ट्री का लगभग 99% हिस्सा है। बाकी की सारी की चीजें तो मतलब 10,000 BC तक ही हैं, और 2000 अभी ये ले लीजिए, मतलब इतना 12,000 साल पहले से लेके लगभग 20 लाख साल पहले की मैं बात बोल रहा हूं। तो सोचिए 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री तो ये हो ही गया। नेक्स्ट हम जानेंगे कि इस पीरियड में जो भी इन्वायरमेंट चेंजेस हुए, और जब इन्वायरमेंट चेंजेस हुए तो लगभग 12,000 साल से लगभग जो 10,000 साल के बीच का पीरियड था उसको हम कहते हैं मेसोलिथिक या फिर मिडिल स्टोन। मिडिल स्टोन की खास बात क्या थी कि जो हमारे प्रिमिटिव थे, उनके जो औजार थे, स्टोन टूल्स थे, वो इस पीरियड में धीरे धीरे छोटे हो गए और उनको हम कहते हैं माइक्रोलिथ। ध्यान देने की जरूरत है, सबसे ओल्ड वाले को हम कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, बीच वाले हिस्से को जो 12,000 साल से लेकर 10,000 साल का पीरियड है उसको कहते हैं मेसोलिथिक, और मेसोलिथिक पीरियड में जो स्टोन टूल्स होते थे उनको हम कहते थे माइक्रोलिथ्स। माइक्रो मतलब छोटे, लिथ्स मतलब स्टोन। तो माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन हैंडल्स। अब इतने छोटे स्टोन से हाउ यू आर गोइंग टू हंट द एनिमल्स, क्योंकि हाथ से मारेंगे तब तो फिर वही आपको मार देगा। तो उसको उन्होंने क्या किया कि एरोज के ऊपर बांध दिया, स्पीयर्स के ऊपर बांध दिया, मतलब या तो वुड के ऊपर या किसी बोन के ऊपर बांध करके अच्छी तरह से या तो इसका शॉ बना लिया या फिर सिकल बना लिए। और इस पीरियड में इन टूल का वैरायटी कई तरह से इन्होंने यूज किया। जो हम नेक्स्ट स्टेज जानेंगे वो बाद का पीरियड है, और लगभग 10,000 साल पहले 10,000 ईयर्स अगो से लेकर के लगभग 4,500 ईयर्स अगो, मतलब अगर इसमें से अभी का 2020 साल या 2000 साल घटा दीजिए तो 2500, मतलब 2500 BC की मैं बात बोल रहा हूं। यही वो टाइम था जब हम जानते हैं कि हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, राइट। तो यू आर कमिंग नियरर। और ये जो पीरियड था मतलब कि 10,000 से लेकर के 4,500 साल वाला, उसको हम कहते हैं नियोलिथिक। तो नियोलिथिक के बारे में आप बेहतर तरीके से चैप्टर 3 में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जानने वाले हैं। नियोलिथिक के बाद आया हमारा चैकोलिथिक, जिसमें कि कॉपर की चीजों का यूज हुआ। अब जानिए कि इस नियोलिथिक पीरियड में कई सारे मतलब जगहें आपको आएंगी जो कि आपको देखने को मिलेंगी, और इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से आज के जो जगहों के नाम हैं उन जगहों पे लोग रहते थे। आपने ऊपर का मैप देखा था कि नियोलिथिक पीरियड में लोग कहाँ कहाँ रहते थे, तो लेकिन उन जगहों के नाम क्या थे हमें नहीं पता है, इसलिए उन जो भी साइट्स मिली हैं उनको हम आज की जगहों के नाम से ही जानते हैं, राइट। फिर हम जानेंगे कि इसमें रॉक पेंटिंग्स के बारे में। देखिए स्टार्टिंग कहां से हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी सर्वाइवल से। द पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू हंट द एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड, टू गैदर फूड, राइट। एक जगह से दूसरी जगह खत्म हो गया, वहां पे पहुंच गए, फिर जानवरों के पीछे पीछे भागे, फिर रिवर्स के पास आए, फिर आग की खोज की, फिर इन्होंने कैसे कैसे रॉक सेल्टर्स वगैरह के पास रहे, फिर स्टोन टूल्स बना लिए, राइट। उसके बाद से हम जानेंगे कि जब पेट वेट अच्छे तरह से भरने लगा और इन्होंने फिर बाद में देखा कि ग्रासलैंड्स निकल आई। ग्रासलैंड्स निकलने के बाद से उन ग्रासेस में से कुछ एक ग्रासेस में ग्रेन्स आने लगे, जिसको कि फिर ये लेकर के खाने लगे। धीरे धीरे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। पेट भरेगा तो दिमाग में फिर क्या आएगा? आदमी खुश रहेगा, और तब कला निकल के आती है। इट डजंट कम बिफोर। भूखे हैं तो यू विल नॉट थिंक ऑफ एनी आर्ट। तो धीरे धीरे व्हेन दे स्टार्टेड हैविंग फूड्स, उस समय क्या हुआ
कई जगहों पर रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। जिन शेल्टर्स में, गुफाओं में ये रहते थे, बाद में उस गुफाओं की दीवारों पे ये उकेर उकेर करके कुछ चीज़ें बनाने लगे। देखिए ऐसा हमें कहाँ मिला है कि कई सारे गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश या फिर हमारे सदर्न उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे पाया गया है कि पेंटिंग मिली है दीवारों के ऊपर। अब ये पेंटिंग्स में क्या क्या चीज़ें ये बनाते थे? वाइल्ड एनिमल्स बनाते थे, बिकॉज दे ऑलवेज थॉट ऑफ कि चलिए आज शिकार करेंगे वाइल्ड एनिमल्स का, इनको मारेंगे, खाएंगे। और इनको इतने एक्यूरेसी और स्किल से बनाया गया है दैट यू विल नॉट बिलीव इट। आप देखिए बगल में एक पेंटिंग दी गई है किसी रॉक शेल्टर की। यहाँ पे जो चीज़ भाग रही है, यू कैन थिंक ऑफ कि ये, और यहाँ पे इसका हॉर्न भी दिखाई दे रहा है, मतलब इट मे बी एंटीलोप, बारहसिंगा कह लीजिए, या फिर डियर हो सकता है। इसके पीछे कोई प्रिमिटिव दौड़ रहा है और हाथ इतना लंबा तो हो नहीं सकता, दैट मीन्स ही इज होल्डिंग सम वेपन, दैट इज किसी स्टिक या स्पीयर के आगे जो है, लकड़ी के आगे इन्होंने पत्थर बांध दिया है और इसके पीछे जा रहे हैं। तो धीरे धीरे इनके आर्ट जो है वो निकल के आने लगे। नेक्स्ट हम चीजें अब जानेंगे कि उस समय तो आदमी भी होते होंगे, औरतें भी होते होंगी, बच्चे भी होते होंगे, लेकिन कौन क्या काम करता था। लेकिन क्योंकि आज का टाइम देखिए, आज भी हर एक जगह पे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन फिर भी कई एक जगहों पे वुमेन आज भी बराबर, आदमियों के बराबर उनको काम में नहीं रखा जाता, नहीं लिया जाता। तो उस समय में क्या चीजें कैसी थी, तो हम जानेंगे कि जो भी अर्लीस्ट पीपल थे वो हमारे जब भी हंटिंग करने के लिए जाते थे, शिकार करने के लिए जाते थे, या फिर जो भी प्लांट्स वगैरह उनको इकट्ठा करने के लिए जाते थे, या स्टोन के टूल बनाते थे, या दीवारों पे पेंटिंग ये बनाते थे, तो उस समय बड़ा मुश्किल होता था ये बताना कि क्या उसमें औरतें भी साथ में हंटिंग करती थी, या फिर जितने भी मेन मेड स्टोन टूल्स थे, और क्या औरतें उन पे पेंटिंग वगैरह ये सब करती थी, या फिर फ्रूट्स या नट्स ये निकालती थी। अभी के टाइम में हमारे पास कोई सोर्सेस नहीं है। इफ आई से सोर्सेस, आई मीन्स कि जो भी साइट से जो भी हमें चीजें मिली हैं उसकी वजह से हिस्ट्री जो है धीरे धीरे लोग क्रिएट करते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो उस समय कोई भी हमें एविडेंस नहीं मिले हैं कि इसका पता लगाया जा सके कि वुमेन जो थी हमारे हंटिंग में या फिर रॉक्स के जो भी स्टोन टूल्स बनाने में या पेंटिंग्स बनाने में, वेदर दे वर एक्टिव और नॉट। लेकिन इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो पॉसिबिलिटी कि मैन एंड वुमेन उस समय में भी एक साथ रहते होंगे और एक साथ काम को करते होंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि कई सारे काम सिर्फ औरतें ही करती होंगी और कई सारे काम सिर्फ मर्द ही करते होंगे। लेकिन क्योंकि आज भी हम जो हैं, चाहे इंडिया के नॉर्दर्न साइड में रहते हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में रहते हैं, या फिर आप अगर अंडमान निकोबार में चले जाएं तो वहाँ पे आप पाएंगे कि जो ट्राइबल्स आज भी रहते हैं, जो कि हमारे प्रिमिटिव जैसे ही उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी पुरानी है, वहाँ पे कई डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। कहीं पे औरतें काम करती हैं, कहीं पे दूसरा काम करती हैं, कहीं पे हंटिंग भी करती हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। इसलिए दैट इज़ नॉट श्योर कि जो हमारे प्रिमिटिव्स बहुत पुराने थे उनमें औरतें कितनी एक्टिव थीं या फिर उनको कितना इन चीज़ों में काम कराया जाता था। फिर हम नेक्स्ट जानेंगे कि ऑस्ट्रिच जो होता है, आज ऑस्ट्रिच इंडिया में नहीं मिलते हैं, लेकिन आप पाएंगे कि बहुत बड़ी संख्या में ऑस्ट्रिच जो थी वो पैलियोलिथिक पीरियड में, पैलियोलिथिक मैंने आपको क्या बताया था कि लगभग 20 लाख ईयर बिफोर से लेकर के 12,000 ईयर बिफोर तक जो था वो हमारा पैलियोलिथिक या फिर ओल्ड स्टोन पीरियड था। तो इस पीरियड में हमारे यहाँ ऑस्ट्रिच के अंडे वगैरह यहाँ पे मिले हैं बहुत बड़ी संख्या में। कहाँ पे मिले हैं? एक महाराष्ट्र में पातने नाम की जगह है, वहां से ये चीजें मिली हैं। कई सारे इसके जो पीसेस हैं, जो अंडे के ऊपर की जो शेल है, आप आज का भी अंडा तोड़ते हैं तो ऊपर जो व्हाइट कलर की शेल होती है, उसके कई सारे पीसेस जो हैं वो उनके ऊपर डिजाइन किया गया है और कई सारे उसके सेल्स का यूज इन्होंने बीड्स बनाने में किया गया है। अब आपको ये बात पता है बीड्स किसको कहते हैं? चलिए, आज आप और हम जो भी थोड़े फैशनेबल टाइप के हैं या फिर औरतें, कई सारे लोग मर्द भी अपने गले में चेन पहनते हैं, गोल्ड चेन पहनते हैं या फिर सिल्वर चेन पहनते हैं। उस समय भी लोग, या फिर कई सारे हमारे यहाँ पॉल्स के, स्टोन के, ये सब चीज़ें पहनते हैं। तो उस समय भी लोग क्या करते थे, स्टोन्स का या फिर इस तरह के सेल मिल गए उसके बीच से छेद करके गले में उसको पहनते थे, उसको हम कहते थे बीड्स। तो क्वेश्चन आपके पास उठता है कि ऑस्ट्रिचेस के प्रमाण कहां पे मिले हैं? महाराष्ट्र के पातने नामक जगह में एग्जाम में आ सकता है। अब हम चलेंगे, थोड़ा सा क्लोजर लुक लेते हैं हुंगसी के ऊपर। हुंसगी,
फिर से उस मैप को आप देखिए, मैप 2 को, और आप जानिए कि हुसगी में पैलियोलिथिक साइट मिली है। एट सम साइट लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज आर फाउंड। चलिए एक बार जब हुसगी की बात हो गई है तो हुसगी को हम देख के ही आते हैं। राइट, देखिए ये रहा हमारा हुसगी, देख सकते हैं आप यहाँ पे हुसगी। इट इज समवेयर नियर, यू कैन से दैट इट्स इन कर्नाटका। ठीक है, तो इस हुसगी में क्या मिला है? हुसगी में कौन सी साइट है? पैलियोलिथिक साइट है। पैलियोलिथिक साइट करने का मतलब है कि द टाइम एक्सटेंडिंग फ्रॉम 20 लाख ईयर्स बिफोर टू द टाइम स्टैंडिंग अप टू 12,000 ईयर्स अगो तक का है। हुसगी कर्नाटका का हिस्सा है, आज के कर्नाटका का। और यहाँ से क्या मिला है? पैलियोलिथिक पीरियड के हमें काफ़ी सारे स्टोन के टूल्स मिले हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज होते होंगे। राइट, तो इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे हुसगी में जो कर्नाटका वाला हिस्सा है वहाँ पे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स होंगी, मतलब लोग रहते भी होंगे और स्टोन के टूल्स वहाँ पे बनते होंगे। कुछ एक जो स्मॉलर साइट्स हैं वहाँ पे आज भी इस तरह के एविडेंस हमको मिलते हैं। और कुछ एक साइट्स इसमें से स्प्रिंग्स के पास हैं, मतलब जो पानी का हो सकता है छोटा मोटा झरना वगैरह हो, वहाँ पे पास हैं। और जितने भी टूल्स हुसगी से मिले हैं वो लाइमस्टोन के, चूना पत्थर के बने हुए मिले हैं, जो कि यहाँ पे बहुतायत से पाया जाता है। दूसरा, एक और चीज़ बहुत ही ध्यान देने की बात है कि क्या इस टाइप की चीज़ें जो मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात किए जा रहा हूँ, क्या दूसरे जगह पे आउट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी थी? बिल्कुल ही थी, क्योंकि ह्यूमन जो हैं वो हर एक जगहों पे इवॉल्व हुए थे। या फिर अगर आप इसको कि एक ही कॉन्टिनेंट था जो है हमारे पेंजिया नाम का, और चारों तरफ वाटर, एक ही बॉडी थी पैंथासाल आइस का, जाने थोड़ा ज्योग्राफी की तरफ ध्यान दें तो आप देखेंगे एक ही जगह से जब चीज़ें हो सकता है कि अगर बटी हों तो लोग अलग 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 जगहों पे गए हों, अगर ह्यूमन उस समय हो रहे होंगे तो मतलब ये जो ह्यूमन का डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो हर एक जगहों पे चल रहा था। आप एटलस उठाइए और वहाँ पे फ्रांस को देखिए। फ्रांस की एक पेंटिंग से, फ्रांस के एक केव से कुछ एक पेंटिंग मिली है। मैं अभी आपको वो पेंटिंग दिखाऊंगा। क्या हुआ कि फ्रांस में कुछ एक बच्चे घूमने गए और वो गलती से एक केव के अंदर घुस गए। जब उस केव के अंदर वो गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि केव के दीवारों के ऊपर कुछ पेंटिंग्स बनी हैं, और पेंटिंग जो थी लगभग 20,000 साल से लेकर 10,000 साल के बीच की बनी है। मतलब कि ये जो है पैलियोलिथिक पीरियड से लेकर के और हमारे हो सकता है कि बीच वाले मतलब कि मेसोलिथिक पीरियड तक की हों। इन पेंटिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं? कई सारे वाइल्ड हॉर्सेस हैं, या फिर कुछ कैटल्स हैं, बाइसन हैं जिसको भैंसा हमारे यहाँ कहा जाता है, या फिर वुल वाले राइनोसरस, गेंडे अभी के देखें तो बिल्कुल चिकने होते हैं और उनकी स्किन काफ़ी मजबूत होती है, लेकिन वहाँ पे वुल वाले वुली राइनोसरस मिले हैं, रेंडियर मिले हैं। रेंडियर यूजुअली आप पाएंगे कि जो हमारा अलास्का वाला रीजन है उसको उनको रेनबू भी कहते हैं। ये इनके सिंग जो होंगे वो 12 सिंगों जैसे होते हैं, ठंडे जगहों पे मिलते हैं, तो रेंडियर मिले हैं, बेयर। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पेंटिंग में, फ्रांस के केव के अंदर जो पेंटिंग है वो वहाँ पे ये मिली है। अब खास बात ये है कि जो यहाँ पे पेंटिंग्स बनी हैं उनमें कई सारे ब्राइट कलर्स भी हैं, और उन कलर में कौन कौन से कलर हैं? यूजुअली जो भी कलर हैं उसमें वो मिनरल्स कलर हैं। जैसे ओकर हो गया, ओकर आपको बिल्कुल ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप हिंदी जानते हैं तो एक बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम गेर, या फिर गेरुआ रंग। तो गेर से कोई भी ऐसे आर्टिफिशियल कलर नहीं होता, वो मिनरल कलर होता है। तो उसमें जो चीज़ें बनी है वो गेर से, या आयरन ओर्स, या फिर चारकोल से, इन सब चीज़ों से ये जो पेंटिंग्स हैं उनमें कलर फिल किया गया है। ये भी हो सकता है कि ये जो पेंटिंग्स हैं यूज़ होती होंगी किसी सेरेमोनियल ओकेजन पे, बिल्कुल ही हो सकता है ऐसा। और शायद किसी पर्टिकुलर जब इनका रिचुअल होता होगा वहाँ पे जो प्रिमिटिव हों, किसी जगह पे मान लो कि उनके यहाँ हो सकता है बच्चा हो, या फिर उस समय जो उनके ग्रुप का मुखिया हो उसका कोरोनेशन हो कि भाई वो मुखिया बनने जा रहा है, तो चलो वहाँ पे फीस्ट करेंगे, जानवरों को मार के खाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, आग करेंगे, और उस समय ये पेंटिंग्स बना के उसके ऊपर पूजा करेंगे। तो ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता था। अब ये हो सकता था कि उस रिचुअल्स के लिए हो कि जब वो हंटिंग करने के लिए जाते थे या फिर अपने प्रे के सर्च में जाते थे, शिकार के लिए जाते थे, तो उस समय ये बनाते होंगे। ये भी हो सकता है। क्यों? इसका अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि उसमें वाइल्ड हॉर्सेस हैं, बाइसन है, और वुली राइनोसरस, रेंडियर और बियर, मतलब ये सारे जानवर ऐसे बने हैं जिनका कि शिकार किया जा सकता है।
तो हो सकता है कि ये शिकार से पहने जाने के पहले जो ये देवताओं को खुश करने के लिए करते होंगे वो ये पेंटिंग हुई। चलिए इसकी तरफ देख लीजिए। आप देखिए, ये जो आप रंग देख रहे हैं इसको हम कहते हैं गेरुआ रंग। यह बीच में चारकोल की तरह का है और बीच में रेड है। कितना अच्छा पेंटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये था पूरा हमारा चैप्टर 2। आपने बिल्कुल अच्छी तरह से देखा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रॉयल एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।